औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद खालिद इकबाल है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। आज मैं आपको फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बिगनिंग में जाते हैं। साइंस बचपन से आप पढ़ते आए हैं, यकीनन आप साइंस के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वर्ड साइंस, जो एज अ सब्जेक्ट आप बचपन से पढ़ते आए हैं। साइंस का जो मतलब है वो टू नो यानी जानना या गेन ऑफ नॉलेज, मालूमात इकट्ठी करना, मालूमात जमा करना। लेकिन साइंस में हम उन मालूमात की बात करते हैं जो साइंटिफिक मेथड से हासिल किए जाएं। साइंटिफिक मेथड्स के बग़ैर हासिल होने वाले मालूमात को हम साइंस नहीं कहते हैं। मिसाल के तौर पर सिंध की सकाफ़त, सिंधी टोपी अजरक है, ये भी एक तरह की मालूमात है, लेकिन ये साइंस लफ्ज़ी तौर पर तो कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये साइंस नहीं है। वो मालूमात जिसका ताल्लुक़ साइंटिफिक मेथड से हो, ऐसे नॉलेज को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। नाउ साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड एक तरीक़ेकार, साइंसी तरीक़ेकार को कहते हैं जिसमें आप कुछ ख़ास तरीके से किसी नॉलेज को गेन करें। ऐसे तरीक़ेकार को साइंटिफिक मेथड कहा जाता है, जिसमें नंबर 1 है ऑब्ज़र्वेशन, मुशाहिदा। यकीनन आप किसी भी एक्शन को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तो आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, तो आपको ऑब्ज़र्वेशन होना चाहिए। हाइपोथेसिस, डिडक्शन, थ्योरी, एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिफिक लॉ, ठीक है। यानी कि आपने उस पर हाइपोथेसिस, आपने उस पर कोई मफ़रूज़ा जनरेट किया, डिडक्शन कोई क़यास बनाया, थ्योरी कोई नज़रिया पेश किया, एक्सपेरिमेंट तजुर्बात किए, और साइंटिफिक लॉ, फिर आखिर में आप साइंसी क़ानून के ज़रिए उस चीज़ को एक क़ानून की शक्ल दे देते हैं, उस मालूमात को क़ानून की शक्ल दे देते हैं। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। न्यूटन के सर पर सेब गिरा, तो न्यूटन ने इस एक्शन को सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया। अगर न्यूटन इस एक्शन को ऑब्ज़र्व नहीं करता तो वो यकीनन इस लॉ ऑफ ग्रेविटी को बयान नहीं कर सकता, एक्सप्लोर नहीं कर सकता। तो सबसे पहले उसने मुशाहिदा किया उस एक्शन का कि सेब गिरा है, उसने देखा। उसके बाद हाइपोथेसिस, मफ़रूज़े, जहन में उसके कुछ सवाल खड़े हुए। ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? आखिर क्या वजह है कि सेब नीचे की जानिब ही आया है, कहीं दाएं बाएं नहीं गिरा, किसी और चीज़ से नहीं टकराया, एंड सो ऑन। बहुत सारे ख़यालात और बहुत सारे सवालात उसके जहन में घर करने लगे। फिर उसने अपने उन सवालात और ख़यालात को डिडक्शन, कुछ क़यास के ज़रिए से तक़वियत बख्शी। उसने कहा मुमकिन है कि ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है, या मुमकिन है कि मास किसी भी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है, मैसिव बॉडी की तरफ, एंड सो ऑन। बहुत सारे क़यास उसने अपने जहन में जनरेट किए हैं। एट द लास्ट जब उसने इन क़यास को जनरेट किया, फिर उसने एक थ्योरी, नज़रिया पेश किया, बहुत सारे दलाइल को सामने रखते हुए कि ज़मीन हर चीज़ को अपने तरफ खींच रही है, इसका ताल्लुक़ किसी और चीज़ से नहीं है। ग्रेविटी बेसिकली वो फैक्ट है जो ज़मीन हर चीज़ को अपने तरफ खींचती है एक क़ुव्वत के साथ। फिर इस पर एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ चीज़ों को छोड़ा गया, हर चीज़ ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इसी तरह से फिर और मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स, अगर मौजूदा दौर की बात करें तो एडवांस एक्सपेरिमेंट्स भी हुए। तो उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में जो न्यूटन की थ्योरी थी, नज़रिया था, वो सही साबित हो गया। तो वो बन गया साइंटिफिक लॉ, साइंसी क़ानून। यानी कि ये साबित हो गया कि ज़मीन के पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद है। नाउ अब इस साइंटिफिक मेथड से आप लोगों ने डिडक्ट करा कि एक नॉलेज गेन करा कि ज़मीन एक ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन के पास होती है। तो ऐसी मालूमात को हम कहते हैं साइंस। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है, लेकिन इसे साइंस की ब्रांच के तौर पर नहीं पढ़ाया जाता। रीज़न इज़ दैट कि मैथमेटिक्स साइंस की कोई ब्रांच नहीं है, बल्कि मैथमेटिक्स आपको साइंस की हर ब्रांच में मौजूद मिलेगी। केमिस्ट्री में भी मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स में भी है, कंप्यूटर साइंस में भी है, बायोलॉजी में भी है। ये बेसिकली क्वीन ऑफ साइंस कहलाती है, ये साइंस के अंदर ज़म है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स और साइंस जब एक दूसरे में ज़म हो जाते हैं तो बहुत सारी ब्रांचेस का वजूद होता है, जिसमें नंबर 1 हमारे पास बायोलॉजी है। बायोलॉजी, द वर्ड बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी, यानी ज़िंदगी का मुताला। अगर हम ज़िंदगी की स्टडी कर रहे हैं, ज़िंदगी का मुताला कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। नाउ केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर्स, यानी ऐसे मुताला जिसका ताल्लुक़
प्रॉपर्टीज़ से हो, स्ट्रक्चर से हो, कंपोजिशन तामुलात से हो। लेकिन ये स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन की जो हम स्टडी करें, इस स्टडी किस पर की जाएगी? मैटर्स के ऊपर, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। कि मैं मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करूं, मैटर्स की कंपोजिशन की स्टडी करूं, मैटर्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करूं, दैट टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड केमिस्ट्री। एट द लास्ट कंप्यूटर साइंस। जैसे मैंने कहा कि साइंस मीन्स टू नो, तो कंप्यूटर साइंस का मतलब है कि कंप्यूटर के बारे में मालूमात हासिल करना। तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज गेन करते हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर्स आर कॉल्ड कंप्यूटर साइंस। नाउ साइंस की मेन ब्रांच फिज़िक्स, जो कि आपका सब्जेक्ट भी है, और इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके 19 चैप्टर्स, 10 आप पढ़ेंगे 9 में, लेकिन अभी जो मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट है वो तो खैर 19 के 19 पढ़ेंगे। तो हम फिज़िक्स के बारे में आते हैं। फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स ग्रीक वर्ड लातिनी ज़ुबान फिजिकॉस से निकला है, जिसका मतलब नेचर है या नेचुरल है, यानी कुदरत। स्टडी ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन में आते हैं तो हम देख सकते हैं कि मैटर और एनर्जी के दरमियान इंट्रैक्शन इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। मैटर, जैसे कि मैं कुछ देर पहले बता चुका हूँ कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जो कि 3 मेन स्टेट्स हैं। अगर इन 3 मेन स्टेट्स की बात करें, इसका इंट्रैक्शन होता है एनर्जी से, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, समथिंग एल्स, कोई भी एनर्जी। अगर हमने एनर्जी का इंट्रैक्शन मैटर के साथ करा तो ऐसी स्टडी को हम कहते हैं फिज़िक्स, या ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं फिज़िक्स। दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स। नाउ लेट्स सपोज एन एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास फ़ैन है, फ़ैन मास है, उसका वज़न है, जगह घेरता है, और अगर हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ इंट्रैक्ट करते हैं, मिलाते हैं, तो फ़ैन वर्क करना शुरू कर देता है। दिस इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल आपको फिज़िक्स समझाने के लिए कि फिज़िक्स बेसिकली है क्या। यानी कि कहीं पर भी अगर हम मैटर को एनर्जी के साथ रिलेट कर दें, ज्वाइन कर दें, दैट ब्रांच शुड बी फिज़िक्स। नाउ हम ब्रांचेस की तरफ चलेंगे। ओके, फ़िज़िक्स के बाद हम उसके ब्रांचेस की तरफ आते हैं। वैसे तो फ़िज़िक्स के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बट हम इनमें मेजर 9 ब्रांचेस को देखेंगे, जिसमें नंबर 1 है हमारे पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिस्क्राइब किया जाता है या उसकी स्टडी की जाती है। वो मोशन चाहे फोर्स के नतीजे में अमल में आए या विदाउट फोर्स अमल में आए, ऐसे तमाम मोशन, ऐसे तमाम हरकत को हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। नंबर 2 है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। हम यहाँ पर उन मफरूज़ों या उन फेनोमेना और इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उन असरात को स्टडी करते हैं जिसका ताल्लुक़ इलेक्ट्रिक चार्जेस से हो। द स्टडी ऑफ फेनोमेना एंड इफेक्ट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये फिज़िक्स की ब्रांच के अंदर। नंबर 3 है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें ऑब्ज़र्व किया जाता है ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल्स, लॉज एंड मेथड्स, यानी कि द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल्स, लॉज एंड मेथड्स। ऑब्जर्वेशन की स्टडी, प्रिंसिपल यानी उसूल की स्टडी, लॉज कवानीन की स्टडी, मेथड्स तरीक़ेकार की स्टडी। अब इन स्टडीज़ की जो हमने बात की, यानी कि कौन सा ऑब्जर्वेशन, कौन से प्रिंसिपल्स, लॉज और मेथड्स, ये सारा ताल्लुक़ रखता हो लाजमन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म से। यानी कि हम अगर स्टडी करते हैं उसूल की, हम स्टडी करते हैं मुशाहिदे की, हम स्टडी करते हैं कवानीन की या मेथड्स की, लेकिन इन सारे मेथड्स, लॉज, प्रिंसिपल्स और ऑब्जर्वेशंस का ताल्लुक़ होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म से। नंबर 4 सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में हम स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं क्रिस्टलाइन मैटर्स की। जैसे कि आपने चीनी का एक टुकड़ा या नमक का एक टुकड़ा देखा है, जो इसका एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, तो ऐसे तमाम मैटर्स या ऐसे तमाम स्टेट्स जिनका कोई ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, वो क्रिस्टल्स कहलाते हैं, वो क्रिस्टलाइन मैटर्स कहलाते हैं। अब ऐसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टलाइन बॉडीज़ की स्ट्रक्चरल स्टडी एंड प्रॉपर्टीज़ की स्टडी आर कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। नाउ पॉइंट नंबर 5 है हमारा एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। आप गौर कर रहे होंगे कि हम तकरीबन हर चीज़ में स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ की ही बात कर रहे हैं। अगर हम चौथे ब्रांच से आते हैं तो देखिए स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ की स्टडी, 5वें ब्रांच में भी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ की स्टडी, 6ठे ब्रांच में भी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ की स्टडी, इसी तरह से आगे भी स्ट्रक्चर। तो अगर हम यहाँ पे 1, 2, 3 ब्रांचेस की बात करें तो याद करने के लिए मैं आपको बता दूँ, अगर सॉलिड स्टेट का वर्ड आता है तो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ की स्टडी क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट,
अगर एटॉमिक फिजिक्स की बात आती है तो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ की स्टडी बट रिलेटेड टू एटम्स। अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ की स्टडी, साथ हम एक वर्ड ऐड कर देंगे एंड ऑल्सो रिएक्शन। यानी कि अगर हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की स्टडी करें, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करें एंड न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टडी करें। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब ये न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से वजूद में आए हैं। तो न्यूक्लियस ऑफ एटम की स्टडी, उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी एंड उसके रिएक्शंस की स्टडी आर कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। नाउ प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स, जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि हम मैटर के 3 मशहूर स्टेट्स की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन एक चौथी स्टेट भी है जो कि प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा ना सॉलिड होता है, ना लिक्विड होता है, ना गैस होता है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि प्लाज्मा वजूद में कैसे आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सॉलिड को गर्म करना शुरू करूं तो उसके मॉलिक्यूल्स पे इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन हो जाएगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करना शुरू कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। हम मज़ीद उसको अगर गर्म करें, बर्फ़ को मैंने गर्म किया तो वो लिक्विड यानी पानी में कन्वर्ट हो गया। अब मैं पानी को मज़ीद गर्म करूँगा तो वो भाप में या एयर में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इमेजिन कीजिए अगर मैं किसी पानी के मॉलिक्यूल को इस हद तक गर्म कर दूं, इस हद तक गर्म कर दूं कि उसके एटम्स भी टूट गए, अलग हो गए, और फिर एक हाइड्रोजन के एटम को मैं गर्म करता जाऊं एक्साइटली, बहुत ज़्यादा उसको मैंने गर्म कर दिया, तो क्या होने वाला है? क्या वो एटम पिघल जाएगा? क्या वो एटम गैस बन जाएगा? उसके साथ क्या होगा? ये इमेजिन अगर आप करते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो बेसिकली एक नया स्टेट जनरेट करेगा। इसको यूँ समझिए कि आपने कोई कीचड़ का बॉल लिया है और उस कीचड़ के बॉल को अगर आप दीवार पे मारते हैं तो वो दीवार में जाकर चिपक जाता है। तो वो कीचड़ का जो बॉल है या जेली, जिसे हम कह सकते हैं एक जेली की तरह, वो ना तो लिक्विड है, ना वो सॉलिड है, ना वो गैस है, वो सॉलिड और लिक्विड के बीच की कोई चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर हम किसी हाइड्रोजन के एटम को बहुत ही ज़्यादा गर्म कर दें, अनएक्सपेक्टेडली गर्म कर दें, तो जो फॉर्म स्टेट जनरेट होती है वो स्टेट कहलाता है प्लाज्मा। अच्छा, प्लाज्मा में एक बात याद रखिएगा कि प्लाज्मा चूँकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट की वजह से वो जनरेट होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल चुके होते हैं। और आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, जब किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया जाए तो वो आयोनाइज एटम कहलाता है। मिसाल के तौर पर सोडियम या क्लोरीन की हम बात करें तो सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं, Na+ चार्ज आ जाता है तो वो आयोनाइज एटम होता है। इसी तरह से क्लोरीन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो वो आयोनाइज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो हम आयोनाइज की बात करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है वर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनाइज्ड एटम, यानी आयोनाइज्ड एटम। लेकिन यहाँ पर जो आयोनाइजेशन होगी वो हीट के नतीजे में होगी, क्योंकि प्लाज्मा फिजिक्स की बात हो रही है, क्योंकि मैटर की चौथी स्टेट प्लाज्मा की हम बात कर रहे हैं। तो आयोनाइज्ड एटम, जैसे कि अभी मैंने कहा, प्लाज्मा स्टेट की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी आर कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। नाउ बायोफिजिक्स अपने नाम से वाज़ेह कर रहा है कि बायो मीन्स लाइफ, जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और फिजिक्स मैटर और एनर्जी के दरमियान इंट्रैक्शन। अब मेरी बॉडी में अल्लाह ना करे अगर मेरा हाथ टूट जाता है और मेरी हड्डी डैमेज हो गई, अब मुझे वो देखना है, मैं चाहता हूँ हॉस्पिटल वो मेरा एक्सरे करते हैं। अब वो जो एक्सरे मशीन है वो ज़रूर किसी फिजिक्सियन ने बनाया होगा या किसी फिज़िक्स की फील्ड से वो निकाला गया है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन कहाँ है? बायोलॉजी पे। तो फिज़िक्स की एप्लीकेशन जब बायो के साथ हो, या हम मर्ज कर दें लाइफ को फिजिक्स के साथ, स्टडी करें लाइफ को नेचर के साथ, दैट स्टडी इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। एंड द लास्ट एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रो, द वर्ड एस्ट्रो मीन्स फलकियात, फलक का मुशाहिदा करना, फलक का मुताला करना। एस्ट्रोनॉमिकल तमाम बॉडीज़ जिसमें मून, सैटर्न, स्टार्स, सन, किसी भी चीज़ की कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, उसकी आप स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एस्ट्रोफिजिक्स। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। मुसलमानों ने जो फ़िज़िक्स में कारनामे सर अंजाम दिए हैं, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे जो बहुत अजीम मुसलमान साइंसदान हैं इब्नुल हैशम, इसकी बात करेंगे। इनका पूरा नाम है अबू अली हसन इब्नुल हैशम। ये वो साइंसदान हैं जिन्होंने फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड ट्रैवल्स
तकरीबन साइंस के हर फील्ड में काम किया है और ये बहुत मशहूर साइंसदान है। इन्होंने बहुत अजीम किताबें भी लिखी, जिसमें से एक मशहूर किताब का नाम किताबुल मनाज़िर है। ठीक है, इब्नुल हैशम बेसिकली बहुत सारे मज़ीद कंट्रीब्यूशंस जैसे कि लाइट के ऊपर काम इनका बहुत ज़्यादा माना जाता है और विजन्स के ऊपर भी इनका बहुत काम है। इन्होंने आइज़ के ऊपर भी काम करा है बायोलॉजी की फील्ड की अगर हम बात करें, लेकिन हम चूँकि फ़िज़िक्स की बात कर रहे हैं तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और रोशनी के कवानीन और देखने के ज़ाब्ते बताने वाला शख्स इब्नुल हैशम है। इन्होंने ये बताया था, पुरानी थ्योरीज़ के मुताबिक ये कहा जाता था कि रोशनी जो है वो किसी हमारे आँखों से निकल के किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और फिर हमारे आँखों में दाखिल होती है और उसके बाद वो चीज़ हमें नज़र आती है। तो इब्नुल हैशम थे जिन्होंने ये नज़रिए का इनकार करा और बताया कि अगर रोशनी हमारे आँखों से निकल कर किसी चीज़ से टकराती तो हमें अंधेरे में भी नज़र आना चाहिए था, क्योंकि अंधेरे में भी आंखों से रोशनी निकलती, किसी चीज़ से टकराती और हमें वो चीज़ नज़र आती। लिहाजा इन्होंने फिर उसको सही से डिफ़ाइन करके बताया कि बेसिकली रोशनी किसी और सोर्स से आती है, किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर उसका इमेज हमारे आंखों तक पहुंचाती है, जिससे हमें कोई भी चीज़ नज़र आती है। इसके अलावा अल-बैरूनी का इब्नुल हैशम का सबसे अहम कारनामा उनकी एक इन्वेंशन है जिसका नाम पिनहोल कैमरा है। कैमरे की सबसे पहली इन्वेंशन करने वाला शख्स इब्नुल हैशम है, जिन्होंने एक कैमरा बनाया था, वो एक ब्लैक बॉक्स टाइप की जिसके अंदर अंधेरा था और एक पिन की मदद से उन्होंने उसमें एक सुराख किया और उससे उन्होंने कई तस्वीर बनाई जैसे सूरज एक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण की तस्वीरें ली थी। तो बहरहाल पहले इन्वेंटर कैमरा के इब्नुल हैशम है। नाउ याकूब इब्न इसहाक़ अल-किंदी, जिन्हें अल-किंदी के नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है, ये रिनॉन्ड है। इन्होंने 241 किताबें अप्रॉक्सीमेटली 241 बुक्स लिखी हैं और ये वो साइंसदान हैं जिन्होंने सबसे पहले जर्म्स का कॉन्सेप्ट दिया। हमारे हाथों में जरासीम है, ये बात पहले लोगों को नहीं मालूम थी, लेकिन याकूब अल-किंदी हैं वो वाहिद साइंसदान जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हमारे हाथों में जरासीम होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं। इसके अलावा इन्होंने खुशबू का केमिकल और बायोलॉजिकल वो बताया, डेफिनेशन बताई। इसके अलावा इन्होंने बताया कि गोल्ड को किसी भी मैटर के ज़रिए से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये वो दौर था जिस दौर में तमाम के तमाम साइंसदान कोशिश करते थे कि किसी न किसी तरह से किसी भी चंद मेटल्स को, मिसाल के तौर पर लोहे को, एल्युमिनियम को, पीतल को, इन मेटल्स को आपस में मिलाकर गोल्ड यानी सोना बनाया जाए। और इस चक्कर में बहुत सारे साइंसदानों ने अपना बहुत सारा कीमती वक्त ज़ाया करा। ये वो वाहिद साइंसदान है, पहले साइंसदान हैं जिन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि आप किसी दूसरे मेटल के से आप गोल्ड नहीं बना सकते और उन्होंने इसे प्रैक्टिकली साबित करके दिखाया, जिससे साइंसदानों का बहुत कीमती वक्त बचा। इसके अलावा अल-बैरूनी, इनका एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर काम अगर हम कहें तो म्यूज़िक के ऊपर था। इन्होंने बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी ईजाद किए और वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे थे जो इंसान की ह्यूमन साइकोलॉजी से भी काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाते थे। इन शॉर्ट इनका म्यूज़िक में भी बहुत अहम किरदार है। अबू रेहान अल-बैरूनी फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड बहुत सारे साइंस की फील्ड्स में इनका बहुत अहम किरदार है अल-बैरूनी का। इसके अलावा इनकी एक बहुत मशहूर किताब कानूनुल मसूदी, जिसमें उन्होंने साइंस पर और इंसाइक्लोपीडिया पर बहुत डिटेल में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। अच्छा, इनका जो रिसर्च वर्क है जिसमें उन्होंने बहुत सारी किताबें, तकरीबन 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 50 बुक्स सिर्फ़ और सिर्फ साइंस पर लिखी गई हैं। आप लोगों ने दुनिया का नक्शा देखा है। दुनिया में आप लोग देखते हो कि दो तरह की लाइनें खींची हुई हैं, एक सीधी लकीरें होती हैं और एक हॉरिजॉन्टल लकीरें होती हैं। जो सीधी लकीरें होती हैं उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड और जो हॉरिजॉन्टल लकीरें होती हैं उसे कहते हैं लैटिट्यूड। ये आइडिया पेश करने वाला शख्स अल-बैरूनी है। यहाँ तक कि ये किसी भी जगह पर आप खड़े होकर आपका एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होगा, ये कैसे कैलकुलेट किया जाए, और उसकी एक एपरेटस बनाने वाला शख्स भी अल-बैरूनी है। नाउ डॉक्टर अब्दुल सलाम डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के वो वाहिद साइंसदान हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। बेसिकली उन्होंने ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पेश की थी। ये ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। ये वाहिद मुस्लिम साइंटिस्ट है। नोबेल प्राइज़ एक अमाउंट है या एक रिवॉर्ड है जो कि किस साइंस की फील्ड में किसी भी
यूनिक काम करने पर दिया जाता है। इसके बाद हम आते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के नाम से तो खैर सभी वाकिफ़ हैं। ये वो साइंसदान हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया और एटम बम, जिसे आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं न्यूक्लियर वेपन से आरास्ता किया है। और इनके इस इक़दाम की वजह से इन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया और पाकिस्तान रिसर्च लेबॉर्ट्री का नाम AQ ख़ान लेबॉर्ट्री, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान लेबॉर्ट्री से नवाजा गया है। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो ये हैंड आउट दिया जाएगा या दिया गया है, इस हैंड आउट को अपने फेयर कॉपी में आपने सब लिखना है, ठीक है। और इनमें इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, आपने कैसे लिखना है इस इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपने पूरी चैप्टर को जो हमने अभी आपको समझाया, एक्सप्लेन किया, इस पूरे चैप्टर को आपको एक दफ़ा रीड करना है। ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ और टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड साइंस, ये ख़ास तौर पे आपने स्टडी करना है, रीड करना है। और ये काम कंप्लीट करने के बाद जो आपका असाइनमेंट है, उसके बाद आपने 2 समरी बनानी है इन टॉपिक्स पर। इम्पॉर्टेंट ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ, इसके ऊपर आपने एक समरी बनानी है फेयर कॉपी के अंदर, और दूसरी टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड साइंस, इसकी एक समरी बनानी है आपने फेयर कॉपी में। और फिर आपके असाइनमेंट के लास्ट पेज पर फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर और ट्रू एंड फॉल्स मौजूद है, इसे आप ढूंढेंगे और ढूंढकर डायरेक्ट फेयर कॉपी में फेयर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह उस नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। और अपने पढ़ाई को, स्टडी को ख़ास ध्यान दीजिए, सेफ़ रहिए, हालात जो भी है इस वक्त हैं अपने आप को सेफ़ रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।